हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, फ्रिक्शन इज अ, घर्षण है। ये आपसे पूछा गया, ये घर्षण क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा। ठीक है, तो आपको बताना है घर्षण क्या होता है। पहला है कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। क्या कहा है? घर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे घर्षण के बारे में पूछा गया है कि घर्षण किस प्रकार का बल है। ठीक है, अगर हम घर्षण की बात करें तो घर्षण कब लगता है? घर्षण तब लगता है जब दो वस्तुओं की सतह आपस में रिलेटिव मोशन में होती है, यानी सापेक्षिक गति में होती है। ठीक है, तो क्या होता है जब वो सापेक्षिक गति में होती है तो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जो गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घर्षण बल कब लग रहा है? जब दोनों सतह आपस में कांटेक्ट में है यानी संपर्क में। तो घर्षण बल एक प्रकार का क्या है? संपर्क बल है, यानी जब भी दो वस्तुओं की सतह संपर्क में आती है तभी यह बल लगता है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें, पहला है आपका असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसा फोर्स है, कैसा बल है? जब वस्तुएं एक दूसरे से दूर रहती हैं, दूर रहने के बावजूद भी उनके बीच में बल लगता है, तो ऐसे बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। उदाहरण है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में आपने देखा होगा कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं या छत में चले जाएं और वहां से कुछ चीज को सिंपली छोड़ दे तो क्या होता है? आपकी वो वस्तु नीचे की ओर जाती है। तो ये क्यों होता है? ये असंपर्क बल के कारण होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वस्तु है और पृथ्वी जो है वो संपर्क में नहीं है, बिना संपर्क के यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा है कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है? जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में या संपर्क में होती हैं, रिलेटिव मोशन में होती हैं, तब जाके संपर्क बल लगता है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? संपर्क बल होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो जो चुंबकों के बीच में या चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है वो चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो वो क्या होते हैं? वो आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पोल की कंडीशन में पढ़ा है कि जब भी हम एक जैसे पोल यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को पास में लाते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। वही, ठीक है, वही क्या होता है? अगर आप चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पास पास लेके आते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है। और रिपल्शन में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो ये किसमें होता है? आपका चुंबकीय बल में। और ये जो बल है ये चुंबक के द्वारा लगाया जाता है, आपस चुंबक के आपस में भी और चुंबक के द्वारा जो है लोहे की जो वस्तुएं हैं उन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या स्थिर विद्युत बल जो होता है वो तब लगता है जब वस्तु चार्ज होती है। एक या दोनों वस्तुएं आपस में अगर चार्ज हैं तो ये बल लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप स्केल को बालों पे रगड़े और फिर उस स्केल को आप कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो कागज के टुकड़े हैं वो उस पे चिपक जाते हैं।
तो ये किस कारण होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो है स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट या संपर्क में होती हैं, तो तब आपका क्या है? घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट फोर्स है। यानी आपका आंसर होगा बी, संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन? निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण पैदा करता है? यानी यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसा फ्रिक्शन है या घर्षण है जो सबसे कम जो है लगता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग घर्षण या सर्पी घर्षण। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन यानी लौटने घर्षण। अगला है कंपोजिट फ्रिक्शन यानी समग्र घर्षण। और स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। पूछा गया है कि सबसे कम घर्षण कौन पैदा करता है, यानी किस घर्षण की वैल्यू सबसे कम। घर्षण या फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, ठीक है, घर्षण या फ्रिक्शन की बात की जाए तो फ्रिक्शन कब लगता है? जब वस्तुएं आपस में कांटेक्ट यानी संपर्क में हो। हमने 3 प्रकार के घर्षण की बात की है, कौन कौन से? सर्पी, लौटनिक और स्थैतिक। हमने ये कहा था कि जब भी कोई वस्तु रुकी हुई होती है, एक जगह स्थिर है, मान लीजिए इधर, ठीक है, ये वस्तु रुकी है। अब क्या होगा? ये वस्तु रुकी है, इस वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे। ठीक है, बल लगाएंगे तो ये गतिमान होगी। ठीक है, और क्या होता है, जब भी वस्तु रुकी होती है तो ये इस सतह के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है यानी रुकी है, यानी बहुत समय है, और जिस कारण क्या होता है, इनके बीच में काफी अच्छी इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी इनके बीच में क्या होता है? इंटरलॉकिंग यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे इंटरलॉकिंग काफी अच्छी होती है क्योंकि वस्तु रुकी है, काफी समय तक रुकी है। अब यहाँ पे जब बल लगाया जाता है तो काफी ज्यादा बल लगाना पड़ता है ताकि इंटरलॉकिंग टूटे और ये जो वस्तु है वो आगे गतिमान, ठीक है, आगे क्या हो? गतिमान। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये जो है यहाँ पे जो घर्षण लगता है, क्योंकि आपकी जो है इस वस्तु को कुछ जो फ्रिक्शन होगा या जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो क्या करेगा? इसे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको मूव नहीं होने देगा। उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कब लगता है? जब वस्तु रुकी होती है, उसको गतिमान करते हुए हमारा स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और हमने देखा है कि किसी भी वस्तु को गतिमान करने के लिए हमें बेहद ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। यानी हमें इस घर्षण को पार पाने के लिए काफी ज्यादा फोर्स या बल यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये इस प्रकार का जो घर्षण होता है ये सबसे ज्यादा होता है, यानी इसका मान बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब वस्तु क्या कर रही है? गतिमान है, वस्तु चल रही है। और आपने देखा होगा कि गतिमान वस्तु को गतिमान रखने के लिए, यानी जो वस्तु चल रही है उसे चलते रहने के लिए हमें बहुत कम बल लगाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो है पहिया जो होता है, अगर आप पहियों को घुमाएं, ठीक है, उसको खड़ा करते हैं, उस पर जो है एक
डंडी के माध्यम से या किसी स्टिक के माध्यम से उस पर बल लगाते हैं तो वो चलने लगती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होती है उसे मूव कराने में, लेकिन जब वो एक बार चलने लगती है तो वो आराम से चलती रहती है, यानी आपको बहुत ज्यादा बल लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, इस पे हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, ये गतिमान हुई, चलने लगी, हमने इस पे और बल लगाया और चलने लगी, चलती रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब वस्तु चल रही है तो इस वस्तु की सतह और जो नीचे सतह है या जो फर्श है, इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो काफी देर तक नहीं है, बल्कि कुछ समय तक है। कुछ समय तक होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, यानी कि घर्षण बल बहुत ज्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में जो घर्षण बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, और इस प्रकार के घर्षण को हम सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कहते हैं। ठीक, तो सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, उससे थोड़ा कम सर्पी घर्षण। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले घर्षण की। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी ट्रॉली बैग को, ठीक है, जो आपका ट्रॉली बैग होता है उसे आप एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ले जाते हैं और उसमें पहिए लगे हों तो वो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके पास जैसे बड़ी अलमारी है, ठीक है, अलमारी में मान लीजिए पहिए नहीं, आपको सिर्फ खिसकाना है, तो खिसकाते हुए आपको काफी बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके जो है पावे में जो है आपके पहिए लगे हो, यानी उसके जो पैर है वहां पे पहिए लगे हो, तो आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोल घूमता है, और गोल घूमते हुए क्या होता है, वो आसानी से इधर उधर खिसक पाता है। इस केस में क्या होता है, वस्तु रोल कर रही है, गोल गोल घूम रही है, कांटेक्ट बेहद कम है, यानी सतह और जो आपकी व्हील है या पहिए हैं उनके बीच में कांटेक्ट बहुत कम है, जिस कारण बहुत कम घर्षण बल लग पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग घर्षण होता है, उस केस में, ठीक है, लोटी घर्षण के केस में जो घर्षण का मान होता है बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए होती है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सबसे कम घर्षण कौन पैदा करते हैं, यानी किसके कारण, कौन सा घर्षण ऐसा है जो कि सबसे कम होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी रोलिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग घर्षण। ठीक है, तो आंसर बी, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग घर्षण या रोलिंग घर्षण। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन ऑलवेज, यानी घर्षण हमेशा क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑपोजिट द मोशन, जो है गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। दूसरा है, बी ऑप्शन है सम मोशन, गति की मदद करता है, यानी गति में सहायता प्रदान करता है। सी है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। और डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया है, घर्षण या फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है। अगर हम बात करें घर्षण की, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि घर्षण तब लगता है जब दो वस्तु मोशन में यानी गतिमान होते हैं। और मोशन कैसा होता है, रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति में जिस तरफ वस्तु गतिमान होती है उसके विपरीत दिशा में आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगता है, यानी ये गति को ऑपोज करता है, उसके विरोध कार्य करता है। या आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन के कारण ही हम ब्रेक लगा पाते हैं, ब्रेक लगते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है और आपकी वस्तु जो है रुक जाती है।
तो क्या हो रहा है, गति के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपोजिट द मोशन, यानी जो है गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। ठीक है, यानी फ्रिक्शन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, कैसे घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, पहला है ऑयल, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा है पाउडर, चौथा है ऑल ऑफ, यानी तेल, ग्रीस, सी है पाउडर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है घर्षण के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि इसके कारण क्या होता है, जब भी आपकी जो है मशीन चल रही होती है, उसके पुर्जे आपस में टकराते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा कि जब आप कैरम बोर्ड में खेलते हैं तो आपको सिर्फ पाउडर छिड़कना पड़ता है, ताकि जो आपकी जो गोटियां हैं, जो स्ट्राइकर्स वगैरह हैं, वो आसानी से इसमें गतिमान हो सके। तो यहाँ पे पाउडर के माध्यम से हमने फ्रिक्शन को कम किया। इसी तरीके से जो आपके मशीनी पुर्जे होते हैं उसमें हम ऑयल यानी तेल डालते हैं। ठीक है, जिसे आप स्नेहक कहते हैं, या ग्रीस डालते हैं, ताकि वो आसानी से जो है चल पाए, उसमें पुर्जों के बीच में फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है, तो वहां पे हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है आपका स्नेहक या ऑयल और ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने समझा कि जो ऑयल है, ग्रीस है, पाउडर है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि घर्षण को कम कर सकते हैं। तो इनका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा तीनों, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर, यानी तीनों का आप उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, स्थैतिक घर्षण से कम है। आपसे पूछा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किससे कम है। पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी सर्पी घर्षण। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी लोटनी घर्षण। तीसरा है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण से कम क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कब लगता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है, उसे गतिमान करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ये काफी अधिक होता है, यानी सबसे अधिक जो फ्रिक्शन या घर्षण की बात की जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इसके बाद हमने बात की थी सर्पी घर्षण की। जब वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो वहां पे सर्पी घर्षण लगता है। और
ये जो फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। लोटनी घर्षण बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो पहिए होते हैं या जो आपके रोलर्स होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, जिस कारण बहुत कम कांटेक्ट जो है सतह के साथ रहता है और इस ऐसी वस्तु को गतिमान करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें स्टैटिक घर्षण से कम घर्षण की, तो आप जानते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन या सर्पी और लोटनी घर्षण एक ऐसे घर्षण है जो कि स्टैटिक घर्षण से कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी दोनों ए और बी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, whenever the surfaces in contact tends to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play. जब भी संपर्क में आने वाली सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गति या गतिमान होती है तो घर्षण बल काम में आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जब भी जो है वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो कब घर्षण बल काम में आता है। पहला है ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, यानी केवल जब वस्तु सॉलिड हो यानी ठोस हो। बी है ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, यानी केवल जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु क्या हो, तरल हो। तीसरा है, ये ऑप्शन है ओनली वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसियस, यानी केवल तभी जब दो वस्तुओं में से एक गैसीय हो। और चौथा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी चाहे वस्तु ठोस हो, तरल हो या गैसीय हो, सारे केस में क्या लगता है, घर्षण लगता है। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आप ये जानते हैं कि हमने घर्षण बल की बात की थी। यहाँ पे हमने कहा था कि जब दो वस्तुएं आपस में यानी दो ठोस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो घर्षण बल लगता है। इसके साथ साथ हमने जो है जो आपका ड्रैग होता है, ड्रैग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब वस्तु जो है किसी लिक्विड या किसी तरल में गतिमान होती है, गैस में गतिमान होती है, तब भी उस पर घर्षण बल लगता है। यानी चाहे सॉलिड हो, चाहे ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे गैस हो, हर केस में क्या होता है, घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, तो डी आंसर होगा आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, चाहे वस्तुएं ठोस, तरल या गैसीय। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट द सरफेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल। चाकू के ब्लेड को किसी सतह पर रगड़कर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला है स्टोन यानी पत्थर, दूसरा है प्लास्टिक ब्लॉक, तीसरा है वुडन ब्लॉक लकड़ी का ब्लॉक, और चौथा है आपका कांच का ब्लॉक। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब आपको जो है चाकू की जो ब्लेड होती है उसे अगर आपको तेज करना है तो आप किसका उपयोग करें। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी है या बड़े जो होते हैं वो चाकू की धार को तेज करने के लिए उसे कहाँ पे रगड़ते हैं, पत्थर पर रगड़ते हैं।
तो यानी पत्थर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम चाकू की धार को तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, स्टोन यानी पत्थर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। तो आपको जितने आज प्रश्न कराए गए हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।